नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। साल 2023 स्मॉल कैप और मिड कैप के नाम रहा, वहीं साल के अंतिम महीनों में लार्ज कैप फंड में खरीदारी भी लौटती नजर आई। आज हम समझेंगे 2024 में स्मॉल, मिड और लार्ज कैप में आपको एलोकेशन स्ट्रैटेजी क्या रखनी चाहिए, कहां पर कमाई के खास मौके आपके लिए बनेंगे। इसी पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ हेमंत रुस्तगी हैं, सीईओ वाइज इन्वेस्ट, और प्रतिभा गिरीश, फाउंडर फिनवाइज। हेमंत जी और प्रतिभा, आप दोनों का बहुत स्वागत करते हैं मनी गुरु के आज के इस खास कार्यक्रम में। हमने क्लियरली देखा 2023 में स्मॉल और मिड कैप ने एक तरीके से पार्टी की और लार्ज कैप की चाल बहुत ज्यादा सुस्त रही। पर हेमंत जी, जो ये स्मॉल कैप में इतना सर्वाधिक निवेश आया, उसने लोगों को पैसे कमाने का भी मौका दिया। तो जो इन्वेस्टर्स हैं, निवेशक हैं, उनके मन में ये बात है कि अगर 2023 में स्मॉल मिड कैप से इतना अच्छा पैसा उनके लिए बना है, तो क्या 2024 में भी कुछ इस तरीके की वो अर्निंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखिए स्वाति, मुझे लगता है कि तीनों जो मार्केट सेगमेंट है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, तीनों का आपके इक्विटी पोर्टफोलियो में काफी इंपॉर्टेंट रोल है। ये बात बिल्कुल सही है, जैसा आपने कहा कि 2023 में अगर हम देखें तो मिड कैप और स्मॉल कैप की जो परफॉर्मेंस है लार्ज कैप के मुकाबले में कहीं अच्छी थी, और वो आपके पोर्टफोलियो रिटर्न में भी वो दिख रहा है। आगे अगर हम आने वाली बात करें तो डेफिनेटली देखिए, एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कि वैल्यूएशन कहाँ अच्छी लग रही है। तो ऑब्वियसली क्योंकि लार्ज कैप ने उतना अच्छा नहीं किया कंपेयर। आगे अगर हम आने वाली बात करें तो डेफिनेटली देखिए, एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कि वैल्यूएशन कहाँ अच्छी लग रही है। तो ऑब्वियसली क्योंकि लार्ज कैप ने उतना अच्छा नहीं किया कंपेरेटिवली, तो वहां पे वैल्यूएशन अच्छी लग रही है। बट मिड और स्मॉल जो है, मुझे लगता है हमेशा भी अगर आप कोई लॉन्ग टर्म किसी भी 10 साल या 15 साल या ऐसे 20 साल के अगर परफॉर्मेंस देखेंगे, तो इन दोनों सेगमेंट ने लार्ज कैप से अच्छा किया। इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरा का पूरा पोर्टफोलियो जो है उन दो सेगमेंट में बनाए। आई थिंक हमें ये कंसीडर करना पड़ेगा हमेशा कि इक्विटी खुद से एग्रेसिव एसेट क्लास है, उसके अंदर तीनों सेगमेंट का रोल इंपॉर्टेंट है। कुछ वक्त ऐसे आएंगे, हमेशा साइकिल्स रहती हैं जहां पे एक सेगमेंट या दो सेगमेंट ने दूसरों से अच्छा किया होगा, वही हमने देखा। बट आगे जाके मुझे लगता है कि एक तो लार्ज कैप की डेफिनेटली अगर हम कंपेयर करें तो पिछले साल से, तो मुझे लगता है परफॉर्मेंस थोड़ी बेहतर रहनी चाहिए वहां पे डेफिनेटली। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम उस फेज में है जहां पे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है। पॉलिसी में कंटिन्यूटी की पूरी उम्मीद है, क्योंकि लग रहा है कि जो एग्जिस्टिंग जो गवर्नमेंट है वो वापस आ जाएगी। उसके बाद एक इंटरेस्ट रेट साइकिल, जो कट का जो साइकिल शुरू होने वाला वो शुरू होगा। तो ऐसे में ये, तो मुझे लगता है ये तीनों सेगमेंट अच्छा करेंगे। इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपने पोर्टफोलियो में इस तरह से इनका एलोकेशन करें कि बहुत ज्यादा एग्रेसिव भी ना हो, और आप किसी भी जो सेगमेंट है जिसकी जो परफॉर्मेंस है उसको आप मिस ना कर पाए। हाँ, ये बात सही है, कभी कभी आपको टेक्निकल एलोकेशन करनी होती है कि आप थोड़ा सा इसी सेगमेंट में एलोकेशन आप बढ़ा दीजिए। बट यूजुअली आप अपनी तीनों सेगमेंट में ये जो अपना एक्सपोजर है बना के रखिए। ये वैल्यूएशन कितना है, कितना होगा, ये आप फंड मैनेजर के ऊपर छोड़ दीजिए। उनका काम है कि वो किस तरीके से पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करें, कैसे करें। आप अपने हिसाब से एलोकेशन करके चलिए, उसको हमेशा मेंटेन करिए। बिल्कुल। और प्रतिभा, लार्ज कैप में क्योंकि कुछ सुस्ती हमें स्पेशली साल 2023 में देखने को मिली। हमने इन टोटल जो कैटेगरी से जो नवंबर तक के आंकड़े आए, नवंबर 2023 तक के आंकड़े आए, 2687, बिल्कुल प्रिसाइज नंबर्स अगर बोलें, उतने पैसे निकले इस कैटेगरी से, इतना आउटफ्लो हुआ। लगातार मई से सितंबर तक हमने देखा नेगेटिव इनफ्लोज थे। मार्च 2023 में हमने मैक्सिमम, मतलब भी फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत में, पिछले फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत में, तब हमने 911 करोड़ रुपए का निवेश आता देखा था। और उसके बाद फिर हमने अक्टूबर और नवंबर में एक बार फिर से फ्लोज आते हुए स्पेशली देखे, स्पेशली इन लार्ज कैप। लार्ज कैप में आपको क्या लग रहा है प्रतिभा कि जो निवेशक हैं वो इसका एक ऑल्टरनेट के तौर पर, जो डाइवर्सिफाइड फंड्स है, इक्विटी फंड्स हैं, उसमें लार्ज कैप का एक्सपोजर उन्होंने ढूंढने की कोशिश की? यही वजह रही कि लार्ज कैप में थोड़ा बहुत जो निवेश वो थोड़ा सुस्त रहा। और ऑफ कोर्स इसका एक बड़ा रीजन ये भी था कि स्मॉल और मिड कैप में जबरदस्त रैली रही, वहां पर जबरदस्त पैसे बने, इसलिए लोगों ने सोचा कि क्यों ना कुछ पैसे कमा लिए जाएं।
हमेशा हमारा एक्सपेक्टेशंस बहुत रिलेटिव रहता है। भले ही लार्ज कैप इंडेक्स ने 15-20% रिटर्न से दिया हो, लेकिन कोई और इंडेक्स अगर 40-45% देता है तो एज एन इन्वेस्टर, एज अ ह्यूमन बीइंग, ये स्वाभाविक है, हमें लगता है कि हमने रॉन्ग चॉइस किया है। सो आई थिंक दैट इज द रीजन कि जो लार्ज कैप से मतलब मन हट गया लोगों का। ये नहीं कि नेगेटिव रिटर्न आया, अच्छा रिटर्न आया, लेकिन कहीं और ज्यादा रिटर्न आया। अगर आप गौर से देखेंगे तो 2 या 3 साल पहले 2019 में लार्ज कैप चल पड़ी थी और मिड और स्मॉल कैप का कुछ नहीं हुआ था उस टाइम पे। सो एट ऑल पॉइंट्स ऑफ टाइम हम रिलेटिव ही देखते रहते हैं कि हमें मतलब हमें अपने नेबर से ज्यादा रिटर्न मिल सकता है कि नहीं। सो दिस इज अ बायस विच कैन बी टेकन केयर ऑफ, कि अगर आप एसेट एलोकेशन को ध्यान में रखें कि जो भी मार्केट कैप चले उसमें आपका मतलब आपका फायदा हो और आप अच्छा खासा रिटर्न कमा सके। जैसे हेमंत जी ने बहुत अच्छी तरह से समझाया, फंड मैनेजर के ऊपर अगर हम छोड़ देंगे, डाइवर्सिफाइड फंड्स लेंगे, लार्ज कैप भी होगा उसमें, अगर मिड और स्मॉल कैप चलेगा तो वो उसका भी अपसाइड आपको मिल जाएगा। दैट वुड बी आई थिंक अ बेटर स्ट्रैटेजी देन टू निकल जाए। ये तो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जो अच्छा किया है अभी वो मीन रिविजन भी होगा। बिल्कुल, इस पॉइंट पर भी हम थोड़ी सी और रोशनी भी डालेंगे, क्योंकि क्या स्मॉल कैप, मिड कैप या लार्ज कैप के थ्रू डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स जो एलोकेशन स्ट्रैटेजी है वो आने वाले टाइम में क्या एक पोर्टफोलियो के लिए सही और बैठ सकती है, अगर आपको एक सीमित एक्सपोजर चाहिए। इस पर हम चर्चा करेंगे। पर हेमंत जी, जो निवेशक इस वक्त जिनके पोर्टफोलियो स्मॉल कैप और मिड कैप हैवी हैं, अभी जिन्होंने 2023 में स्मॉल और मिड कैप से पैसा कमाया, रिटर्न कमाया है अप टू 40% का, उनके लिए 2024 में फिलहाल स्ट्रैटेजी अब क्या रहनी चाहिए? क्योंकि इतना वन साइडेड अप्रोच किसी पोर्टफोलियो के लिए लॉन्ग टर्म के लिए सही नहीं रहता है। तो क्या नुकसान हो सकते हैं अगर अभी भी यही स्ट्रैटेजी 2023 के आगे जारी रखेगा कोई 2024 में? देखिए स्वाति, सबसे पहले मेरा ये मानना है कि जब हम इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो हमारी इन्वेस्टमेंट जो एसेंशियली वो लॉन्ग टर्म के लिए होती है। मतलब कभी आप 7, 8, 10 साल, 15 साल, 20 साल, डिपेंडिंग आप किस गोल के लिए इन्वेस्ट करें, तो बहुत लंबा आपका ये एक ड्यूरेशन रहता है। एक तो पहले बात मेरा ये मानना है कि हर साल आप अगर उसको ये देखते रहें कि इस साल कौन सा सेगमेंट अच्छा करेगा, उस हिसाब से पोर्टफोलियो बनाएं, तो वो मुझे लगता नहीं कि वो स्ट्रैटेजी हमेशा आपके लिए काम करेगी। कभी कभी आप लकी होंगे, शायद एक साल आपके लिए काम कर जाएगा, बट हर साल आप ये इस तरह की, हालांकि हम हमेशा कहते हैं कि इक्विटी एलोकेशन में, एसेट एलोकेशन में और विद इन इक्विटी में डिफरेंट सेगमेंट में आप रीबैलेंसिंग करते रहिए, लेकिन रीबैलेंसिंग का भी एक तरीका होता है। दूसरी बात, मुझे लगता है कि अगर हम 1 या 2 साल पहले का अगर इन्वेस्टर्स का पोर्टफोलियो देखें तो आपको शायद इन सेगमेंट में एक्सपोजर बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा। ये बात सही है, क्योंकि वहां पे मूवमेंट था, वहां पे इन्वेस्टर्स ने अपॉर्चुनिटी देखी। तो इन 2 सेगमेंट में, चाहे वो मल्टी कैप फंड से रहा हो, चाहे वो लार्ज एंड मिड से रहा हो, या फिर डायरेक्टली जो है स्मॉल या मिड कैप से रहा हो, वहां पे एक्सपोजर डेफिनेटली बढ़ा है। अब देखने की बात यह है कि आज अगर वो अपना पोर्टफोलियो देखते हैं तो वहां पे एलोकेशन उनको क्या दिख रहा है। मेरा ये मानना है कि ब्रॉडली, हालांकि मैं थंब रूल में कभी विश्वास नहीं रखता हूं क्योंकि वो आपकी पर्सनल सिचुएशन को नहीं देखते, लेकिन आज अगर आपका पोर्टफोलियो ये बता रहा है कि आज भी आपके पोर्टफोलियो में बायस लार्ज कैप के ऊपर है, उसके बाद मिड कैप है और फिर स्मॉल कैप है, तो मुझे नहीं लगता कोई कारण है कि आप उसकी रीबैलेंसिंग करें। जैसा मैंने पहले भी कहा, ओवर ए लॉन्गर पीरियड, स्पेशली अगर आप सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट कर रहे हैं, डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्ट कर रहे हैं, बहुत क्लियर है टाइम होराइजन पे, तो ये तीनों सेगमेंट जो है आपको अच्छा रिटर्न देंगे। क्योंकि देखिए, जब हम स्मॉल मिड की भी बात करते हैं तो हम किस सेगमेंट की बात कर रहे हैं? अगर हम टॉप 500 कंपनीज देखें हमारे देश की इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप, उसमें से 400 कंपनियां जो है वो इन 2 सेगमेंट की है। तो ऐसा नहीं है कि ये सेगमेंट ऐसा है जिसको हमेशा रिस्की समझे। हाँ, वॉलेटिलिटी का रिस्क जरूर है, लेकिन पोटेंशियल भी ज्यादा है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप लार्ज कैप को इग्नोर करें। तो मुझे लगता है अगर आपके पोर्टफोलियो में तीनों सेगमेंट ऐसे हैं जो आपके रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से सही है और अभी भी लार्ज कैप पे आपका बायस है, तो आप बने रहें। जैसा मैंने पहले भी कहा, मुझे लगता है ऐसा नहीं है। हाँ देखिए, इस तरह के रिटर्न जैसे आपको मिले मिड और स्मॉल में इस 2023 में, शायद वैसे आपको नहीं मिलेंगे। कहीं ना कहीं आपको अपनी एक्सपेक्टेशन को थोड़ा सा टोन डाउन करना पड़ेगा, बट ये दोनों सेगमेंट का रोल हमेशा रहेगा। पोर्टफोलियो को देखिए, अभी भी लार्ज कैप में अगर आपके पास बायस है, उसके बाद मिड कैप है, फिर स्मॉल है, तो उसको आप कंटिन्यू करते हैं। स्पेशली अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, अच्छे कंसिस्टेंटली परफॉर्मिंग फंड में हो और सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट कर रहे
बिल्कुल। तो ये कुछ आपको एसेट एलोकेशन को फिक्स करने की जरूरत है। और मैं इनफैक्ट प्रतिभा, जो अलग अलग रिस्क टेकिंग जो इन्वेस्टर्स होते हैं जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, कुछ थोड़े मॉडरेट रिस्क इन्वेस्टर्स होते हैं, कुछ अग्रेसिव स्ट्रैटेजी चाहते हैं, जो चाहते हैं कि क्यों ना मिड और स्मॉल कैप का फायदा उठा लिया जाए। ऐसे किसी भी निवेशक के लिए या कंजर्वेटिव निवेशक के लिए अगर हम एसेट एलोकेशन समझें विद इन लार्ज, मिड और स्मॉल गोइंग फॉरवर्ड यानी 2024 में, तो आपकी नजर में वो एलोकेशन कितना परसेंटेज रहना चाहिए ऐसे पोर्टफोलियोज के लिए? बाय एंड लार्ज अगर हम सोचे कि मॉडरेट एक इन्वेस्टर है और हमारा मकसद क्या है, कि हमारा मकसद हम बने रहे, इन्वेस्टेड रहे। अगर आप बहुत ज्यादा बायस रखेंगे स्मॉल और मिड कैप में, हो सकता है एट द रॉन्ग टाइम आप रिडीम कर जाए। इसलिए अगर मॉडरेट इन्वेस्टर है तो अब 65% लार्ज कैप, 25 मिड कैप और 10% तक स्मॉल कैप इज अ गुड एसेट एलोकेशन टू हैव। अगर आप एग्रेसिव है और आपको लगता है कि आप वॉलेटिलिटी मतलब उतार चढ़ाव एक्चुअली स्टमक कर सकते हैं, तो आप मिड कैप को बढ़ा सकते हैं, 25 का 30 कर सकते हैं, स्मॉल कैप को 10 का 15 कर सकते हैं, और उतना ही आप लार्ज कैप को कम कर दें। और सिमिलरली आप उतना ही कम कर दें। अगर आप बहुत कंजर्वेटिव है और आप उतार चढ़ाव नहीं ले सकते, तो आप लार्ज कैप को थोड़ा बढ़ा दीजिए और मिड और स्मॉल कैप को 5% से कम कर दीजिए। तो ये एसेट एलोकेशन स्ट्रैटेजी अलग अलग रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर्स के लिए हो सकती है। थोड़े एग्रेसिव हैं तो स्मॉल मिड का पोर्शन थोड़ा बढ़ा दिया, थोड़ा कंजर्वेटिव या टुवर्ड मॉडरेट है, थोड़ा लार्ज कैप का एलोकेशन आपको ज्यादा रखना चाहिए। तो अपने रिस्क टेकिंग एबिलिटी के हिसाब से आपको ये स्ट्रैटेजी बनानी है। विद इन दिस एलोकेशन स्ट्रैटेजी हेमंत जी, कुछ ऐसे फंड्स आपकी तरफ से जो कि स्मॉल, मिड और लार्ज कैप सेगमेंट से आपको लगता है कि 2024 में शामिल किए जा सकते हैं पोर्टफोलियो में? हाँ जी, बिल्कुल। जैसा मैंने कहा कि तीनों सेगमेंट की बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आपके पोर्टफोलियो में। बट अगर हम फंड स्पेसिफिक अगर बात करें, हम शुरुआत करें अगर लार्ज कैप फंड से शुरुआत करें, कि मुझे लगता है अगेन मैं हमेशा कहता हूं कि ऐसे फंड को आप देखिए जिन्होंने कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म किया हो, उनकी जो कंपैरिजन है पीयर ग्रुप के साथ देखें तो एवरेज से अगर आपके फंड अच्छा कर रहे हैं तो आप उनमें बने रहें। उस तरह के अगर मैं फंड देखूं तो मुझे लगता है कि निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप, ICICI ब्लू चिप फंड और HDFC टॉप 100, ये लार्ज कैप के 3 फंड है। मुझे लगता है काफी लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है, कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म किया है। मिड कैप की अगर हम बात करें, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप और निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड, ये 3 फंड आप देख सकते हैं। और स्मॉल कैप में अगर हम देखें तो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, वन स्मॉल कैप और एक इंडेक्स फंड जो कोटक निफ्टी स्मॉल कैप 50, उस फंड को आप देख सकते हैं, क्योंकि उसमें जो स्मॉल कैप सेगमेंट में से जो 50 टॉप कंपनीज हैं उनके अंदर आपको एक्सपोजर मिलेगा। तो ये कुछ फंड्स हैं। अगर आप देख रहे हैं कि इन तीनों सेगमेंट में आपको अलग अलग से अगर एक्सपोजर लेना है तो इनको आप कंसिडर कर सकते हैं। बिल्कुल। तो अलग अलग कैटेगरीज के कुछ फंड्स जो कि हेमंत जी ने बताए, स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड्स आप देख सकते हैं, मिड कैप कैटेगरी के कुछ फंड्स हैं, लार्ज कैप कैटेगरी में कुछ फंड्स हैं जो कि पोर्टफोलियो में शामिल किए जा सकते हैं। 2024 के पोर्टफोलियो में आप रिस्क टेकिंग एबिलिटी के हिसाब से अपने स्मॉल, लार्ज और मिड कैप के एक्सपोजर को जरूर रखिएगा। पर सबसे जरूरी ये भी जानना है कि ये तो हम एक्टिव स्ट्रैटेजी की बात कर रहे हैं, क्या 2024 में आप इन्हीं कैटेगरीज में एक पैसिव स्ट्रैटेजी भी बना सकते हैं, उसके जरिए भी आप एक्सपोजर ले सकते हैं? इस पर भी एक चर्चा रहेगी। छोटे से ब्रेक के बाद बने रहिए हमारे साथ। साल 2024 में मुनाफे की कैटेगरी कौन, इस पर कर रहे हैं खास चर्चा। हमारे साथ हेमंत रुस्तगी, CEO वाइज इन्वेस्ट, और प्रतिभा गिरीश, फाउंडर फिन वाइज। हम लार्ज, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों कैटेगरीज में नए साल में आपको कैसी स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए, इस पर कर रहे हैं खास चर्चा। क्योंकि मैंने अभी ब्रेक से पहले जैसा बताया प्रतिभा, हम एक्टिव स्ट्रैटेजी की तो बात कर रहे हैं, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि पैसिव स्ट्रैटेजी भी काफी ज्यादा कैचअप कर रही है। कई जो फंड्स हैं, कई जो फंड हाउसेज हैं, वो पैसिव फंड्स लेकर आए हैं, और धीरे धीरे हम ये जो एक अट्रैक्टिवनेस है पैसिव स्ट्रैटेजी की टुवर्ड्स मिड और स्मॉल कैप स्पेस में भी देख रहे हैं। स्पेशली अगर स्मॉल कैप स्पेस में अगर हम पैसिव स्ट्रैटेजी की बात करें तो क्या इस साल इस स्ट्रैटेजी को पोर्टफोलियो में शामिल किया जा सकता है? मेरा मानना है कि एक्टिव
वर्सेस पैसिव नहीं है, एक्टिव एंड पैसिव है। और मेरा ये भी मानना है कि अगर आप केयरफुल सिलेक्शन ऑफ फंड्स करेंगे, केयरफुल सिलेक्शन ऑफ फंड्स माने कंसिस्टेंट रिटर्न्स जो दिया है और कंसिस्टेंटली अपने बेंचमार्क को बीट किया है। स्मॉल कैप में अगर देखेंगे बहुत सारे फंड्स ने अपने स्मॉल कैप इंडेक्स को बीट किया है। हम तो ये भी चेक करते हैं कि कौन से स्मॉल कैप फंड ने मिड कैप के इंडेक्स को बीट किया है। तो अगर आप केयरफुल सिलेक्शन करेंगे तो एक्टिव फंड्स में आपको अल्फा मिलने का, मतलब इंडेक्स से ज्यादा रिटर्न्स मिलने का पूरा चांस है। तो एक्टिव इज अ गुड स्ट्रैटेजी टू बी। हाउएवर, लेकिन अगर आप अगर आप रिसर्च नहीं करना चाहते और ये बहुत कम्बरसम लगता है आपको, तो पैसिव इज ऑल्सो अ गुड डील। इन्वेस्ट नहीं करने से अच्छा इट्स अ वेरी गुड डील टू इन्वेस्ट इन पैसिव। दे विल एटलीस्ट गिव यू द इंडेक्स काइंड ऑफ रिटर्न्स। यस, पैसिव कैच ऑन कर रहा है, लेकिन आई थिंक दैट इन मिड एंड स्मॉल कैप कैटेगरी स्टिल एक्टिव फंड्स हैव lot of steam left, but somebody who doesn't have the time should consider investing in passives. बिल्कुल। लाइकवाइज हेमंत जी, लार्ज कैप में तो पैसिव स्ट्रैटेजी काफी चलन में है। जैसे कई जो इन्वेस्टर्स होते हैं, नया निवेश करना चाहते हैं, वो एक इंडेक्स फंड लेते हैं, वो भी लार्ज कैप में इंडेक्स फंड को ज्यादा पसंद किया जाता है। तो लार्ज कैप 2024 में किसी को लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना है तो एक्टिव फंड में निवेश करें या फिर पैसिव फंड के जरिए एंट्री करें? आपकी नजर में सही स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है? देखिए, मेरा ये मानना है स्वाति कि आपके पोर्टफोलियो में कुछ पार्ट इंडेक्सिंग करने का स्कोप हमेशा रहता है, स्पेशली अगर हम लार्ज कैप की अगर बात करें। तो मेरा ये मानना है कि अगर स्पेशली जिस सिचुएशन में अभी हम हैं और जिस तरह का सिनेरियो इमर्ज होके आ रहा है, तो एक जो कॉम्बिनेशन रहेगा मुझे लगता है एक्टिव और पैसिवली मैनेज फंड का, वो एक बेटर है। क्योंकि इवन अगर हम लार्ज कैप में भी देखें तो कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जिन्होंने अभी तक उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया, जिसमें आगे लगता है काफी स्कोप है। जैसे आईटी देख ले, हालांकि कुछ मूवमेंट हमको दिखी है। बैंक्स हो गए, स्पेशली जो प्राइवेट सेक्टर बैंक और एनबीएफसी जो है। तो एक्टिव में भी जिस तरह का पोर्टफोलियो उसमें स्कोप है कि वो बेटर रिटर्न दे सकता है। बट अगेन, क्योंकि ब्रॉडली जैसा हमने कहा कि लार्ज कैप ने अंडर परफॉर्म किया 2023 में कंपैरेटिव, ऐसा नहीं कि उनके रिटर्न उतरे खराब थे वहां पे, पर आगे जाके अगर हमको लगता है कि वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से लार्ज कैप अच्छा लग रहा है, तो डेफिनेटली स्कोप हो सकता है इंडेक्स फंड के लिए भी अच्छा परफॉर्म करने के लिए। तो मुझे लगता है अगेन डिपेंड करता है आप कौन सा फंड देख रहे हैं, किस तरह का एलोकेशन वहां पे डिफरेंट सेगमेंट में है। एक जो मिक्स है एक्टिवली मैनेज फंड का और जो पैसिवली मैनेज फंड है, उन दोनों का जो मिक्स है, मुझे लगता है वो बेटर स्ट्रेटेजी। बिल्कुल। तो लार्ज कैप में भी पैसिव फंड स्ट्रैटेजी में काफी विकल्प मौजूद है, जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप बहुत आसानी से एक पैसिव फंड स्ट्रैटेजी भी अपना सकते हैं। इसमें भी प्रतिभा कंफ्यूजन काफी रहता है, क्योंकि जैसा अभी आपने बोला कि ज्यादा अगर आपको दिमाग नहीं लगाना है, ज्यादा आप अपने पोर्टफोलियो को मैनेज नहीं करना चाहते, तो ऐसे में इंडेक्स फंड सही रहता है। पर क्योंकि ऑप्शंस भी इंडेक्स फंड में इतने आ गए हैं, जैसा हम दिखा रहे थे अभी कि लार्ज कैप में, इनफैक्ट इवन स्मॉल कैप में इतने ऑप्शंस हैं, तो क्या चूज करना इतना आसान है? बेसिक जो बेंचमार्क जो हर एक म्यूचुअल फंड के साथ रहता है, लाइक 250 इंडेक्स या स्मॉल कैप में या निफ्टी 150 इंडेक्स, आई थिंक वो चूज करना बहुत इजी है। लेकिन उसमें भी बहुत सारे वेरिएशंस आ गए हैं। अगर आप उतना, मेरा पर्सनल मानना है कि अगर आप इतना एफर्ट डाल के चूज करने ही वाले हैं कुछ डिफरेंट सा इंडेक्स, तो क्यों ना आप वही एफर्ट एक्टिव फंड में डालें और देखें कि उसका कंसिस्टेंटली किसने बेंचमार्क को बीट किया है, और वो अल्फा क्रिएट करने का अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं कीजिए। मैं ये नहीं बोल रही हूं कि पैसिव में इन्वेस्ट नहीं करो, लेकिन एक्टिव को टोटली इग्नोर मत कीजिए। अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू इज अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी टू हैव। अगर आपको एफर्ट डालना ही है तो आई वुड पुट एफर्ट कि मैं एक एक्टिव फंड चूज करूं जहां पे ओवर द लॉन्ग टर्म, ऐसा हो सकता है कि स्मॉल पीरियड्स ऑफ अंडर परफॉर्मेंस रहेगा, लेकिन ओवर लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंटली अल्फा क्रिएट किया है और आगे जाके भी क्रिएट करने का चांस है। और आप फंड मैनेजर की इंटरव्यूज वगैरह तो बहुत बड़ा आसानी से मिल जाता है, आप चूज कर सकते हो। सो मेक इट अ मिक्सचर ऑफ एक्टिव पैसिव एंड नॉट गो ओवरवेट ऑन पैसिव फंड्स। बिल्कुल। हेमंत जी, क्योंकि बीच में जब चर्चा हुई थी कि आप किसी भी कैटेगरी में, हम मोस्टली यहाँ पर लार्ज, स्मॉल और मिड कैप कैटेगरी की बात कर रहे हैं, उसमें एक्सपोजर थ्रू एक डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड में भी ले सकते हैं। अब कई ऐसे डाइवर्सिफाइड फंड्स हैं जिसमें मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, लार्ज एंड मिड कैप फंड्स आते हैं, जिसमें लार्ज, मिड और स्मॉल कैप का एक्सपोजर होता है। किसी एक पोर्टफोलियो में
सर कैसे डिसाइड किया जा सकता है कि एक लार्ज कैप में थ्रू एक डाइवर्सिफाइड फंड एक्सपोजर लेना चाहिए या फिर एक प्योर लार्ज कैप फंड में लेना चाहिए, एंड सेम गोज फॉर स्मॉल कैप और मिड कैप ऑल्सो। तो ये किन बातों पर डिपेंड करेगा किसी के पोर्टफोलियो में? आई थिंक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है स्वाति भाई होगा। जैसे मैंने पहले भी कहा कि तीनों जो सेगमेंट है मार्केट के, उनका एक इंपॉर्टेंट रोल है आपके पोर्टफोलियो में। एज एन इन्वेस्टर कभी कभी आपके लिए काफी बड़ी दुविधा हो सकती है कि आप डिसाइड कैसे करें पहली बार कि कितना पैसा लार्ज कैप में, कितना मिड और कितना स्मॉल में रखें, और उसको रीबैलेंस कैसे करें, कब करें, किस तरीके से करें, उसकी टैक्स इंप्लीकेशन क्या है। तो ये काफी सारे इश्यूज होते हैं इसके अंदर, जो किसी भी एक आम निवेशक के लिए बहुत मुश्किल हो सकता है। अब ऐसा है कि आपको ऐसा पोर्टफोलियो बनाना है, जैसे मैंने पहले कहा कि तीनों सेगमेंट में आपका एक्सपोजर हो, तो आप कैसे करेंगे। फॉर्चुनेटली इन्वेस्टर्स के लिए कुछ ऐसी कैटेगरीज हैं आज जहां पे इवन दो आप पूरा पैसा फंड मैनेजर को देते हैं, वो डिसाइड करते हैं कितना पैसा कहां लगेगा, उसके बावजूद भी अगर आप ये चाहें कि मिनिमम इतना पैसा इस सेगमेंट में लगना ही चाहिए आपका, तो वो आपके लिए पॉसिबल है। ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। कुछ कैटेगरीज जैसे मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मल्टी कैप की अगर हम बात करें, मल्टी कैप में तीनों सेगमेंट रहेंगे, मिनिमम 25% एक्सपोजर तीनों सेगमेंट में होगा, और बाकी जो 25% है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि फंड मैनेजर के ऊपर है, वो डिपेंड करता है उनको कहां लगता है पोटेंशियल। दूसरी बात, लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी फॉर एग्जांपल 35% मिनिमम एलोकेशन दोनों सेगमेंट में आना ही है आपके पास, और 30% जो है वो फंड मैनेजर के पास है। अगर आप आज भी लार्ज एंड मिड को आप एनालाइज करें तो कुछ फंड ऐसे हैं जहां पे मिड कैप पे एक्सपोजर ज्यादा है, कहीं पे लार्ज कैप पे ज्यादा है। तो ये जो कैटेगरीज है, इनमें अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आप इंश्योर कर सकते हो कि मिनिमम इतना पैसा मेरा इन सेगमेंट में लगेगा। उसके अलावा जो रीबैलेंसिंग, सबसे अच्छी बात ये जो आप नहीं कर सकते, उसमें टैक्स इंप्लीकेशंस है, टाइमिंग का इशू है, आपके पास वो कैपेसिटी और कैपेबिलिटी नहीं है, फंड मैनेजर आपके बिहाफ पे करेंगे। आई थिंक ये मुझे लगता है कि जरूरी नहीं है आपको तीनों सेगमेंट के अलग अलग फंड लेने। कभी कभी क्या होता है, एज एन इन्वेस्टर हमको बड़ा अच्छा लगता है कि हमने एक स्मॉल कैप फंड लिया, वहां पे रिटर्न 50% दिख रहा है, बट सच्चाई ये है कि अगर आप ओवरऑल एलोकेशन में देखें तो उसका इंपैक्ट कितना है वो भी देखने की जरूरत है। तो एक वही काम जो है वो मल्टी कैप फंड करेगा, वही काम लार्ज एंड मिड कैप भी करेगा। हमने पहले बात की लार्ज कैप की कि वहां पे पैसा कम क्यों आ रहा था। काफी सारे इन्वेस्टर्स ने वो पैसा फ्लेक्सी कैप या दूसरी कैटेगरीज में लगाया। ऐसा नहीं है कि उन्होंने लार्ज कैप को इग्नोर, सिर्फ उन्होंने व्हीकल दूसरी। बिल्कुल, आपने ये सही पॉइंट उठाया सर कि इग्नोर लार्ज कैप कैटेगरी को नहीं किया गया, लेकिन जो लार्ज कैप में पैसा आ रहा है थ्रू एक डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड में आते हुए हमने देखा। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये पोर्टफोलियो डायनेमिक्स में हमने कुछ बदलाव देखे जो 2024 में भी हम शायद देख सकते हैं। पर आपको अपने गोल के हिसाब से पोर्टफोलियो में ऐसे कुछ बदलाव करने चाहिए, एसेट एलोकेशन का ध्यान रखें। और इस पर चर्चा करने के लिए हेमंत जी और प्रतिभा, आप दोनों का बहुत धन्यवाद हम करना चाहेंगे। मनी गुरु में बस इतना ही। देखते रहिए जी बिजनेस।